Hello students, Ritu ma'am here. Students, in our last video we have discussed about the rate of reaction. Now, now we are going to start our next topic, that is factors influencing rate of reaction. Students, there are various factors which influences the rate of reaction. The first one is the concentration of reactant, or if there is gaseous as a reactant, then their pressure affect the rate of reaction. The simple thing is that rate is directly proportional to the concentration of reactant. That means more will be the value of concentration of reactant, more will be the rate of reaction. Now the second factor is temperature. Temperature generally increases the rate of reaction. I am taking one simple example. आप सिंपली पानी को गर्म करते हैं, लो फ्लेम पे अगर आप उसको गर्म करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको स्पीड कम रहेगी. और अगर आपने वही चीज़ टेम्परेचर ज़्यादा करके, यानी आपने क्या किया है, फ्लेम को इंक्रीज़ करके उसको टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा, वो जल्दी गर्म हो जाएगा. तो सिंपली यानी ये भी क्या है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एंड इन सम केसेस जो आपका 10 डिग्री राइज होता है टेम्परेचर में, राइज 10 डिग्री जनरली increases, or we can say it can doubles the rate of reaction. मीन्स अगर आपने 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया है रेट ऑफ रिएक्शन में, तो टेम्परेचर में, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज द कैटलिस्ट. ए कैटलिस्ट इज जनरली ऑल्टर्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन और ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन. मीन्स कि ये क्या करता है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैटलिस्ट. इन जनरल हम जब कैटलिस्ट की बात करते हैं तो वी जनरली कंसीडर द पॉजिटिव कैटलिस्ट. तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं दे ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और जो निगेटिव कैटलिस्ट होते हैं दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. That's why I am using the term alters. It alters the rate of reaction. And increase or decrease depend on the type of catalyst, as I told you, whether the catalyst is positive or negative. Next factor is the surface area of the reactant. Surface area is simply, I can explain that smaller the particle size, greater will be the surface area and the reaction will be faster. I am taking one simple example कि if I have powdered form of any substance, then the rate of reaction in that form will be faster. For example, if I have a piece of wood, large piece of wood, अब उसको मैं अगर बर्न करना चाह रही हूँ, ठीक है, और मेरे पास साथ में क्या है, मेरे पास स्मॉल पीसीज हैं, ये आप कह लीजिए कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में क्रश करा हुआ वुड के पीसेस हैं. तो अगर मैं उनको बर्न करना चाह रही हूँ तो कौन सा फास्ट होगा, जाहिर सी बात है जो आपका बड़ा पीस है वुड का, इट विल टेक टाइम, और जो आपके स्मॉल पीसीज हैं या जो आपका डस्ट फॉर्म में है आपका वुड, वो आपका क्या हो जाएगा, फास्टर उसका रिएक्शन हो जाएगा, फास्टर उसकी बर्निंग हो जाएगी. तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया. लार्जर विल बी द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. सिंपली लार्जर विल बी द सरफेस एरिया, लार्जर क्या हो जाएगा आपका, और ग्रेटर, आई कैन से greater will be the rate of reaction. ओके, यानी ये भी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. नाउ नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट. नेचर ऑफ रिएक्टेंट,
मतलब नेचर का मतलब यहाँ पर सिंपली क्या है, आपका जो भी रिएक्टेंट है वो कितनी उनके अंदर बॉन्ड एनर्जी है, कितना स्ट्रांगली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में अटैच है। यानी सिंपली अगर मैं बोलूँ कि जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरली रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स और ब्रेकिंग एज वेल एज वी शुड से forming of bonds in reactant, and that's why different amount of energies are released in the formation of different bonds। ठीक है, तो यानी कितना स्ट्रांगली अपना आपका जो बॉन्ड्स हैं वो आपस में जुड़े हैं, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है न्यू बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए, वो आपका डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ इसमें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है। ओके, बिल्कुल इसी तरह की एक इक्वेशन और है, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है, दोनों केस में आपका फॉर्म्स भी सेम है, गैशियस फॉर्म से। ये वाला जो रिएक्शन है ये एक स्लो प्रोसेस है और ये वाला रिएक्शन जो है फास्ट प्रोसेस है। वाई? बिकॉज यहाँ आपका जो CO की बॉन्ड है आपस में इनका नेचर किस तरह का है कि न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे जो न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा उसके लिए मोर एनर्जी चाहिए, तो प्रोसेस स्लो है। यहाँ पे न्यू जो बॉन्ड होंगे वो इजीली फॉर्म हो जाएंगे, तो ये प्रोसेस आपका कैसा है, फास्ट है। तो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। नाउ लास्ट फैक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट का मतलब देयर आर फ्यू रिएक्शन विच अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो जनरली आपकी डार्क में पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज द फोटोकेमिकल रिएक्शन। दीज आर नोन एज द फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जो किस में होंगी, अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, I have hydrogen. If it react with Cl2, then there will be formation of HCl only when we do the reaction in presence of sunlight. अगर यहाँ dark है तो there will be no reaction. तो such type of reaction are known as the photochemical reaction. तो ये आपके various factors थे जो basically depend करते हैं, आपके जो affect करते हैं rate of reaction को. Now students, our next topic is the rate expression and rate constant. Rate expression and rate constant. Student, rate expression, I can say it is simply the representation of rate of reaction in terms of concentration of reactant. Okay, ये क्या है, सिंपली एक आपका रिप्रेजेंटेशन है कि हमने जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा फैक्टर्स में, उसमें हमने एक चीज़ बोली कि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है। तो जो रिएक्टेंट का रिलेशन है कंसंट्रेशन का विथ रेट कांस्टेंट विथ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ नॉन एज द रेट एक्सप्रेशन। और इसमें जो आपका बेसिकली जो इक्वेशन हमारी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस इक्वेशन को हम रेट लॉ बोलते हैं। ओके, तो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। For example, I have a general equation AA plus BB gives CC plus DD. I have this equation. तो यहाँ पर अगर मैं रेट को देखूँ तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, A और B की स्टिक्योमेट्री है। तो यहाँ जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ मैंने लिखा A टू द पावर X, B टू द पावर Y, इस पे डिपेंड करता है। यहाँ जो X और Y हैं आपके एक्सपोनेंट्स, दीज आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये आपके एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जाते हैं। दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू A एंड B। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि A और B के इक्वल ही होंगे, ये आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर सेम होंगे तो यहाँ पे A और B ही आ जाएगा, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगी जिसको हमने यहाँ फ़िलहाल X और Y से
शो कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ये प्रोपोर्शनल साइन हटाऊँ, मैंने यहाँ आपको एक चीज़ बताई है, एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी, ओके। अब यहाँ इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन, यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा के। ये जो कांस्टेंट आया है यहाँ पर के, दिस इज नोन एज द रेट कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट। और ये जो फॉर्म, जिस फॉर्म में मैंने इसको लिखा है, ये पूरा इक्वेशन क्या है, इट इज रेट लॉ। इसको हम रेट लॉ बोलते हैं या रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। इन जनरल तो रेट लॉ आपका बोला जाता है, या रेट इक्वेशन बोल देते हैं, या रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, बट जो ज़्यादातर टर्म यूज़ होती है वो रेट लॉ है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो आपका रेट है इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डी आर अपॉन डी टी। पीछे भी बताया था मैंने, डी आर अपॉन डी टी, डिक्रीज इन द रिएक्टेंट। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स लिखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, के ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई। अब अगर इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं, इस फॉर्म में अगर लिख रहे हैं, तब इसको हम क्या बोलेंगे, देन इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि डी के रेस्पेक्ट में लिख दिया ना, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो जाएगा ये, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारा क्या है, अगर हमारा यहाँ पे हम जो कंसंट्रेशन है, इफ concentration of A and concentration of B, I am taking them as unity, उनको हमने यूनिटी ले लिया है, देन जो आपका रेट है इट विल बी इक्वल टू के। तब आपका रेट किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। और इस टाइम में हम के को क्या बोलते हैं, नाउ दिस के इज नोन एज द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट, या सिंपली स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये यहाँ पे हमारा रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन का मतलब क्या है। जब आप बात करते हैं कि ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, तो ऑर्डर सिंपली क्या है, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई, इसमें ये मैंने जो इक्वेशन आपको भी बताई है, इसमें मैंने ये बताया आपको कि यहाँ रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है, ए टू दी पावर एक्स, एक्स यानी ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, बी टू दी पावर वाई, बी के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी। तो यहाँ जो ये इस रेट लॉ में जो आपका ये एक्स और वाई आया है, इनका जो सम होता है एक्स प्लस वाई, दैट इज़ नोन एज द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। इसको मैं फिर से एक एग्जांपल से आपको बता रही हूँ, पहले आपको मैं थियोरेटिकली बता देती हूँ। तो सिंपली आपका क्या है, इफ़ आई हैव रेट इक्वल्स टू के, जो पीछे इक्वेशन ली थी मैं उसी के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। इफ़ आई हैव ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, यहाँ मैंने ये ले लिया है, ठीक है। लेट दिस इज़ ए इक्वेशन, दिस इज़ एन इक्वेशन, यहाँ ये हो गया है आपका, ये रेट लॉ है, ये रेट लॉ हो गया। अगर रेट लॉ लिखने को आएगा तो इस तरह से हमने लिखना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके एक्सपोनेंट हैं, दिस एक्सपोनेंट, इनका सम आपका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। तो यानी ऑर्डर सिंपली क्या है, इट इज़ सिंपली द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ रिएक्टेंट विच आर पार्टिसिपेटिंग इन ए रेट लॉ इक्वेशन, उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इट इज़, अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, इट इज़ सिंपली सम ऑफ पावर्स of the concentration
ऑफ द रिएक्टेंट्स किसमें, इन रेट लॉ इक्वेशन। ओके, उसको हम ऑर्डर बोलते हैं ना। ऑर्डर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको ध्यान रखनी है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इट कैन बी आपका 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इट कैन बी 0, 1, 2 और फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। दूसरी चीज़, आपका रेट ऑफ रिएक्शन जब आप ज़ीरो ऑर्डर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वहाँ ज़ीरो का मतलब क्या है कि यानी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिपेंड ही नहीं कर रही है। अगर इनकी पावर 0 है तो डैट मीन्स रेट आपका किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंडिपेंडेंट रहता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, यानी उसमें जो कंसंट्रेशन है वो इफेक्ट नहीं करती है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, बल्कि बाकी फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं उसको। नाउ जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो थर्ड पॉइंट है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली। इट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली, थियोरेटिकली आप नहीं बता सकते। जैसे मैंने ये इक्वेशन देखा तो मैं इस इक्वेशन से नहीं बता सकती कि यहाँ ये a + b के इक्वल होगा कि नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपके पास में डाटा होना चाहिए, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट इट। ठीक है, एक चीज़ और है कि हमारे पास 2 टाइप की इक्वेशंस होती हैं। वन इज़ एलिमेंट्री टाइप एंड सेकेंड इज़ कॉम्प्लेक्स टाइप। एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं वो सिंपली 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं वो जनरली आपकी मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमेशा आपका एक स्टेप स्लो होता है और कुछ स्टेप्स आपके फास्ट होते हैं। तो जो भी स्लो स्टेप होता है वही हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, हमेशा स्लो स्टेप जो होगा। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, जो रिएक्शन आपकी मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए तो आपका सिंपली है, जैसा मतलब आपका डाटा दिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। बट जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें स्लो और फास्ट का आपको ध्यान रखना है। स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, फास्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नाउ आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हैं इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल 1, ये इस तरह के आ जाते हैं कई बार 1 मार्क में, 2 मार्क में। तो द रेट एक्सप्रेशन फॉर सम रिएक्शन इज गिवन बिलो। Rate equals to k a to the power 1/2 b to the power 3/2. Calculate the order with respect to each reactant and overall order of these reaction. अब एक चीज़ सिंपल है, आपको यहाँ पे ऑलरेडी रेट लो दे दिया है। क्या दे दिया है, k a to the power 1/2 b to the power 3/2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, x + y, यानी दिस प्लस दिस। x क्या है, विद रेस्पेक्ट टू a 1/2 है, विद रेस्पेक्ट टू b क्या है, 3/2 है। ठीक है, ईच रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हो ही गया है। विद रेस्पेक्ट टू ए क्या है, 1/2, और विद रेस्पेक्ट टू बी क्या है, इट इज़ 3/2। और अगर हम ओवरऑल ऑर्डर देखेंगे, ओवरऑल ऑर्डर मीन्स कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कितना हो जाएगा, 4/2, यानी इट इज़ सिंपली 2। तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। ये बिल्कुल सिंपल था, इससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में, क्वेश्चन है, रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड और रिड्यूस टू हाफ। यानी अब इसमें एक चीज़ देखिए, पहली चीज़ इसमें बता दी है इन्होंने, क्या बताया है, पहली चीज़ इसमें बता दी है इन्होंने कि जो आपका रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर है। तो सेकेंड ऑर्डर है तो रेट क्या हो जाएगा आपका, इक्वल्स टू के, यहाँ पे रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट रहेगा उसका स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर का मतलब कि स्क्वायर है। ठीक है, हमें ये नहीं पता इसमें एक रिएक्टेंट है कि एक से ज़्यादा है, बट हम 1 रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो सेकेंड ऑर्डर दिया है तो डैट मीन्स उसकी पावर 2 होनी चाहिए, तभी इसका ऑर्डर 2 आएगा।
अब इसमें हम दो चीज़ें लेके चलेंगे। अब अगर इसको आप लिखना चाहे आर लिख लीजिए, या कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ए या सी। तो यहाँ पे ये हमारा रेट है। ओके, अब दोनों केसेस लेंगे। फर्स्ट केस ले रहे हैं हम कि अगर आपका मैंने एक केस ले लेती हूँ मैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या है, डबल्ड है। डबल्ड का मतलब जो R है अब वो कितना हो गया है, 2R हो गया है। तो इसको अगर मैंने R1 माना है तो यहाँ से रेट R2 क्या हो जाएगा, K, R की जगह यहाँ की इसकी जगह अब कितनी है, ये 2R है, डबल कर दिया है तो ये कितना हो जाएगा 2R होल ट्वाइस। ठीक है, तो K इंटू 4R स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया 4KR स्क्वायर, यही आया है। अब यहाँ से ये चीज़ देखिए, KR स्क्वायर तो पहले भी था कॉन्सेंट्रेशन में, हमारा क्या चीज़ आ गया 4, तो इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ R1, यानी पहले के रेट से 4 टाइम्स हो जाएगा ये। ओके, ये कितना आ गया आपका 4 टाइम्स हो गया। ओके, नाउ वी विल टेक द सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या है, आपको हाफ बोला है। सेकेंड केस, केस 2 ले रही हूँ मैं। अगर आपको क्या बोल दिया गया है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ, हाफ कर दिए। तो हाफ का मतलब अगर पहले आपकी R थी तो अब क्या हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अब कितनी हो जाएगी, पहले R थी तो अब R/2 हो जाएगी। नाउ रेट, अब इसको मैंने R3 कर दिया, ये क्या हो जाएगा आपका K, यहाँ क्या था हमारा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो K अब R/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 1/4 KR, यही लिख सकती हूँ ना। तो यानी ये तो इनिशियल वाला ही आ गया जो हमारा था, और ये 1/4 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 1/4 इंटू R1, यानी जो हमारा इनिशियल रेट है उससे 1/4 टाइम हो गया, उसका रेट बिकम 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, ये आपका 2 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें ये। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, देखिए रेट की जब हम बात करते हैं, हमने रेट के रेस्पेक्ट में ये चीज़ बोली थी कि रेट इज़ अ रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यही बताया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे यूनिट, जब आपने रेट लो देखा उसमें आपने देख लिया कि एक फैक्टर जब K आ जाता है तो उसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एक जनरल इक्वेशन लेके चलते हैं। तो उस रेट कांस्टेंट की हमें वो देखना है कि यहाँ पे यूनिट्स क्या होंगी। सेम यूनिट्स नहीं होती हैं। यूनिट किस पे डिपेंड करती हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन फॉलो कर रही है रिएक्शन। अगर 0 की है तो अलग होगा, फर्स्ट है तो अलग होगा, सेकंड है तो अलग होगा। तो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, जर्नल एग्जांपल, समझ लीजिए। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमेशा इसी टाइप का हम इक्वेशन लेते हैं, जर्नल रिएक्शन। लेट द जर्नल रिएक्शन इज दिस। हमारे पास ये जर्नल रिएक्शन हो गया। नाउ अब यहाँ से रेट क्या हो जाएगा इसका, बताइए क्या हो जाएगा, K A टू दी पावर X B टू दी पावर Y। अभी बताया मैंने, रेट लॉ लिखेंगे तो हम सेम नहीं लिख रहे हैं, बल्कि हम क्या लिख रहे हैं, X और Y के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं। X और Y मे और मे नॉट बी इक्वल टू A एंड B, ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये चीज़ें मैं। नाउ आपका यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, N के इक्वल मान लेते हैं, N से डिनोट करते हैं हम ऑर्डर को, X प्लस Y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस वाले इक्वेशन से फ्रॉम 1 आप यहाँ से निकालने की कोशिश करिए। K क्या हो जाएगा आपका, रेट अपॉन A टू दी पावर X एंड B टू दी पावर Y, यही होगा।
रेट का क्या चीज़ थी यहाँ पे, यूनिट क्या होती है, रेट इज सिंपली कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो इट इज़ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यही होता है। और ये क्या है, दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अगर हम x प्लस वाई को लें n, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, यानी अगर समझ लीजिए ये 1 और 1 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो यानी दोनों आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। यानी x प्लस वाई n जो हम ले रहे हैं ऑर्डर है, ऑर्डर पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो अब ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n ऊपर जाके और ये टाइम, ठीक है, यही चीज़ हो जाएगी। तो अब इसको आप सिंपली अगर लिखना चाहें तो इसको कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n और टाइम इनवर्स, ये एक जर्नल यूनिट आप याद कर लीजिए कि रेट कांस्टेंट की क्या होगी अलग अलग ऑर्डर में। इसके अकॉर्डिंग बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस ऑर्डर का क्या होगा। देखिए 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कंपटीशन में तो काफ़ी आता है ये। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे यहाँ मैंने एक टेबल बनाया है, ये here I am taking reaction order and units of rate constant। if I have zero order reaction that means order क्या हो गया, n की वैल्यू 0 हो गई। तो अब यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ पे जो आपकी यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन, यानी आपका क्या है, किस में लेते हैं, मोल पर लीटर में, मोल लीटर इनवर्स, ओके। 1 माइनस 0, n की जगह क्या आ जाएगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा टाइम, इन जनरल हम सेकंड में ले रहे हैं। देखिए मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन ली जाती है इसलिए मोल पर लीटर ले रहे हैं। अगर आपका गैसियस सब्सटेंस है तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, पहले भी बताया हुआ है, एटमॉस्फेयर हो जाएगा या बार हो जाएगा, टाइम इनवर्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली इट कैन बी रिटन एज मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये किस में है, आपकी ज़ीरो ऑर्डर के लिए है। अब इफ़ आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी n क्या हो गया 1, तो जर्नल देखिए, जर्नल क्या है, कॉन्सेंट्रेशन यानी मोल लीटर इनवर्स, यहाँ 1 माइनस 1 और टाइम यानी सेकेंड इनवर्स 1, तो मोल लीटर ये आपका क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 0 इंटू सेकेंड इनवर्स, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है डेट मीन्स ये हो गया 1 सेकेंड इनवर्स। तो यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स हो गई, ठीक है। नाउ सेकेंड ऑर्डर, अगर n इक्वल्स टू हमारा क्या है 2 है, तो मोल लीटर इनवर्स जर्नल इक्वेशन में पुट कर दीजिए 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो यानी रेसिप्रोकल हो गया, तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसको 1 अपॉन करके देख लीजिए, अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो इसको -1 का मतलब है 1 अपॉन में है, ये 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स, तो अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका यूनिट निकालने के लिए सिंपल आपने ये याद रखना है, जर्नल फार्मूला याद रखिए, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। सिंपली n की वैल्यू पुट कर देनी है कि ऑर्डर आपका 0 है, 1 है या 2 है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन ईजिली कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर एवरी ऑर्डर, ठीक है। जो भी आपके पास ऑर्डर दिया होगा उसके लिए निकाल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी। स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलैरिटी जो है, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर में हमने बोला है कि रेट लॉ पे डिपेंड करता है, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी सिंपली क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी में और ऑर्डर में क्या बेसिकली डिफरेंस है कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। ये क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़, कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज़ है किसी रिएक्शन के अंदर। अब स्पीशीज़ का मतलब वो एटम्स भी हो सकती हैं, वो आयंस भी हो सकती हैं और वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। मैंने बीच में आपको बताया था कि 2 टाइप की रिएक्शन होती है, हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितनी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी सबके लिए मॉलिक्यूलैरिटी सेपरेट होगी, ठीक है। इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इसमें कंडीशन क्या है, विच मस्ट कॉलॉइड, वो आपस में क्या करनी चाहिए, कॉलॉइड करनी चाहिए,
यानी उनमें कॉलिजन होना चाहिए, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, एक साथ, in order to bring about a chemical reaction. ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूलैरिटी. अब अगर जो पीछे हम एग्जाम्पल ले रहे थे, हम ये एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं पीछे, तो यहाँ से अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, मीन्स कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो इसकी जो आपकी इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जितने नंबर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टिंग स्पीशीज, तो यानी A + B ये हो जाएगा, और N क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, X + Y, यानी सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो यानी ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ज़रूरी नहीं है कि सेम हो. ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे डिफरेंस आपको बताऊँगी कि व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी. देखिए 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, काफ़ी आता है 2 मार्क्स में. ऑर्डर क्या है, सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन. ठीक है, और ये क्या है, अभी मैंने बताया, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, एक साथ कोलाइड करें, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन प्रोसीड हो उसके लिए आपके वे कोलाइड करने चाहिए नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं. इसमें एक मेन चीज़ क्या थी, इट कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, जबकि ये थियोरेटिकली क्वांटिटी है. मैंने यहाँ रिएक्शन देखा, इसमें देखा कि ए पार्टिकल आपके ए रिएक्टिंग स्पीशीज़ आपके ए की कर रहे हैं, बी आपके बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी के हैं, तो A + B करके सिंपली निकाल दिया. बट यहाँ ऐसा नहीं होगा. ठीक है, ये ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है. मॉलिक्यूलैरिटी में सिंपली आप थियोरेटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑर्डर क्या है आपका, इट कैन बी ज़ीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है और इंटीजर हो सकता है. बट जो आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी है ये हमेशा होल नंबर होगा, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी ये कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही रेयर चांस है कि 3 से ज़्यादा हो. इसके लिए मैं एक फटाफट आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है. कि देखिए, अगर हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करें, ये बिल्कुल कॉमन है. ठीक है, यानी इस केस में मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, 2 है, बहुत इजीली एक साथ कोलाइड कर सकते हैं. अगर मेरे पास में 3 मॉलिक्यूल हैं, उनका एक साथ कोलाइड करना थोड़ा सा लेस कॉमन है, तो ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी आपको 2 मिलेगी. बट ये होता है, लेस कॉमन है बट ये भी पॉसिबल है, तो यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. बट अगर आप इससे नेक्स्ट केस लें जहाँ हम 4 को लें, तो एक साथ 4 पार्टिकल का